आज का हमारा विषय है विद्युतीय फ्लक्स। जब हम एक आवेशित कण के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक मुख्य गुण हमको उसका जो समझ में आया कि वो चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है जिसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। और उस विद्युतीय क्षेत्र में यदि कोई दूसरा कण आता है तो वो ये आवेश उस पर बल आरोपित करता है और इस बल आरोपित करने का जो माध्यम है वो क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है। तो ये जो विद्युतीय क्षेत्र है इसके व्यवहार को समझने के लिए हम एक अलग अलग तरह की भौतिक राशियों का निर्माण करते हैं, एक भाषा बनाते हैं, विद्युत की भाषा, जिसमें हमको समझने में आसानी हो और आगे जाकर जो हमको इसमें आगे की पढ़ाई करनी है, आगे के सिद्धांत समझने हैं जो कि काफी क्लिष्ट सिद्धांत हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो पहले हम इससे संबंधित अन्य सब प्रकार की राशियां बना लेना चाहते हैं, अपनी भाषा को, अपनी समझ को और ज्यादा विस्तृत कर लेना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे की बात को समझ सके विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। तो इसके लिए हमने अभी तक जो जो राशियों का निर्माण किया और उसा पढ़ा, एक है गुण जो एक पदार्थ का होता है, उसका नाम हमने रखा विद्युतीय आवेश। दूसरा हमने ये कहा कि जहां भी आवेश होगा ये चारों तरफ अपना प्रभाव बनाएगा और उसका नाम हमने रखा विद्युतीय क्षेत्र। उस क्षेत्र में जितना बल लगाया जाता है उसको हम कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। और साथ ही हम इसके चिन्ह भी बनाते चले जाते हैं, जैसे विद्युतीय आवेश के लिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज, उसके लिए हमने Q बनाया। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए हमने कैपिटल E ये वाला चिन्ह बनाया। उससे हम उसकी तीव्रता को दिखाते हैं और उस तीव्रता के बारे में पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बिंदु पर अलग अलग आवेश के कारण कुल तीव्रता कितनी होगी, सब आवेश अपनी अपनी तीव्रता यहां लाएंगे, बनाएंगे और इसकी कुल तीव्रता सबके सदिश योग के बराबर होगी। ये आपने निकाय में पढ़ा। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में इसे बनाना, प्रायोगिक रूप से इसे गणना करना एक बहुत ही मुश्किल चीज होती है, क्योंकि सब में दिशा लगी हुई है। इस दिशा को इस दिशा के साथ जोड़ना मना है, एक ही दिशा में होगा तभी जोड़ पाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हम तो योग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है, कोई इस तरफ है। तो हमें बहुत मुश्किल होती है किसी बिंदु पर गणनाएं करने के लिए। इसलिए ना हमने और राशियों को विकसित किया, अपनी समझ को और बढ़ाया और राशियों को विकसित किया। और ऐसी ही दो राशियां हम और पढ़ेंगे। एक का नाम है विद्युतीय फ्लक्स और दूसरे का नाम है विद्युतीय विभव। तो इससे हमको काम करने में, गणनाएं करने में बहुत आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स से हमारा अभिप्राय क्या है। विद्युतीय फ्लक्स हम कहां प्रयोग करेंगे? तो देखिए, विद्युतीय फ्लक्स के लिए किसी क्षेत्र में, कोई भी स्पेस में एक विद्युतीय क्षेत्र फैला हुआ है। हम इसके स्रोत के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, कहीं भी इसका स्रोत होगा, कहीं आवेश रखे होंगे, उन आवेश के कारण यहां पर विद्युतीय क्षेत्र बन रहा है और उसकी कुछ ना कुछ तीव्रता है E। यहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E है, जो कि हमें दो चीजें देता है, एक उसका परिमाण कितना है, दूसरा उसकी दिशा कौन सी। तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए, उसकी डिटेल देने के लिए हम दो चीजें बताते हैं। यहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन है, एक चीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, उसकी दिशा इस तरफ है, अब कंप्लीट हुआ। तो एक तो हम बताएंगे 10 न्यूटन इस तरफ, यहां 5 न्यूटन है इस तरफ। तो हमें दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं। अच्छा, अब इस विद्युतीय क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ लाकर रखा। हमने एक पृष्ठ लाकर रखा, ये इस प्रकार से। इस पृष्ठ के पास क्या है? तो आंसर है, इसके पास एक क्षेत्रफल है, एरिया।
ठीक है, क्षेत्रफल, इसे एरिया कहेंगे आसानी के लिए। तो इसके पास एक एरिया है, इसको हमने यहां विद्युतीय क्षेत्र में रखा। विद्युतीय क्षेत्र की कल्पना हम किससे कर रहे हैं? तो हमने एक और चीज पढ़ी है, वो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता दिखाने वाली या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता दिखाने वाली लाइनें, रेखाएं। तो यहां हम कुछ रेखाओं की कल्पना करते हैं। वो रेखाएं हमको क्या बताती हैं कि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र है, और वो रेखाएं उस दिशा में खींची गई होती। यदि यह एक समान रूप से फैला हुआ विद्युतीय क्षेत्र है तो ये रेखाएं सब आपस में समानांतर होंगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो यहां पर विद्युतीय क्षेत्र है ऐसे, ये फैला हुआ है। यहां पर हमने ये एक पृष्ठ लाकर रखा, एक सतह लाकर रखी, तो हम क्या देखते हैं, ये विद्युतीय क्षेत्र ऐसे बन गया। इसको विद्युतीय क्षेत्र छूने लगा है, विद्युतीय क्षेत्र इसके साथ जुड़ गया है, ऐसे गया और इसके साथ जुड़ गया। आगे निकला कि नहीं निकला वो अलग बात है। अगर ये सुचालक है तो नहीं निकलेगा, अगर ये कुचालक है निकल जाएगा। लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसके पास कुछ एरिया है और इसको हमने इस विद्युतीय क्षेत्र में रखा। तो जब हम विद्युतीय क्षेत्र में ऐसा रखते हैं तो ये विद्युतीय क्षेत्र इसके साथ जाकर जुड़ गया है। ये इस तरह से इसके साथ कुछ मात्रा विद्युतीय क्षेत्र की जुड़ गई है। मात्रा, मात्रा शब्द पे ध्यान दीजिए। ये कुछ परिणाम का विद्युतीय क्षेत्र इसके साथ जुड़ गया है, और उसकी अगर हम गणना करें कि कितना विद्युतीय क्षेत्र इसके साथ जुड़ा है, तो जितना विद्युतीय क्षेत्र इसके साथ जुड़ गया, बाकी कहाँ है? बाकी इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। लेकिन इसके साथ जितना जुड़ा है उसको हम ये बोलेंगे कि ये विद्युतीय फ्लक्स है जो इस एरिया के साथ में जुड़ गया है। फिर से विद्युतीय फ्लक्स शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विद्युतीय फ्लक्स वो वाला विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण है जो विद्युतीय क्षेत्र एक रखे गए पृष्ठ के साथ जुड़ जाता है। ये इसकी गणना कैसे करेंगे? बहुत आसान है। फिर से पहले विद्युतीय फ्लक्स को और दिमाग में बैठाते हैं। मेरे कमरे में एक खिड़की है, ये खिड़की, इस खिड़की में से हवा आ रही है। कितनी हवा कमरे में आती है मैं जानना चाहता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये दो बातों पर निर्भर करता है कि कितनी हवा इस कमरे में आती है। पहली बात कि इस हवा की तीव्रता कितनी है, कितनी स्पीड से आ रही है, तीव्रता तेजी से आ रही है। ज्यादा तेजी से आएगी तो ज्यादा मात्रा अंदर आएगी, एक चीज। दूसरा, अगर मैं इस खिड़की के दोनों पट ऐसे खोल देता हूं, ये अब क्या होता है? ज्यादा हवा आती है। तो अंदर हवा में की कितनी मात्रा आएगी, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक, हवा की तीव्रता कितनी है, दूसरा, हवा को आने के लिए कितना पृष्ठ क्षेत्र उपलब्ध है। जैसे जैसे ये एरिया बढ़ता जाएगा हवा की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हवा की तीव्रता बढ़ती जाएगी हवा की मात्रा बढ़ते जाएगी। तो ये जो हवा की मात्रा है वो है फ्लक्स, हवा का फ्लक्स। हवा की तीव्रता एक शब्द, पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया दूसरा। अब आप जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं? हवा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर और एरिया पर। ठीक है, एरिया डबल कर दीजिए, हवा की मात्रा डबल हो जाएगी। तीव्रता यानी स्पीड डबल कर दीजिए, डबल हो जाएगी। अब मैं इसको लिखता हूं, तो इसको लिखने के लिए मैंने इसका एक सूत्र बनाया कि जो मात्रा हमको मिलती है वो मात्रा में किस किस पर निर्भरता होती है। तो एक है तीव्रता और दूसरा है एरिया, क्षेत्रफल। तीव्रता को दुगना करिए, मात्रा हवा की दुगनी हो जाएगी। क्षेत्रफल को दुगना करिए, मात्रा दुगनी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं। अब हवा को हटा दीजिए, उसकी जगह आप विद्युतीय क्षेत्र लगा दीजिए, और ये
कोई भी सरफेस हमने उसमें रख दी जिसके पास एरिया है। एरिया कितना? ए। जितना एरिया ए बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा लाइनें इसके साथ जुड़ जाएंगी और वो लाइनों को हमने गिन लिया, उसकी मात्रा निकाल ली, उसको ही क्या बोलते हैं? फ्लक्स, मात्रा। सो फ्लक्स ये किसके बराबर हुआ? तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्षेत्रफल, एरिया, ये फ्लक्स। ओके, अब अगर फ्लक्स का भी मैं साइन लिखना चाहूंगा तो इसका हमने साइन बना दिया है फाई। चूंकि ये विद्युतीय फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए हम इसे ई लिखते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे ऐसी ही एक चीज चुंबकीय क्षेत्र की भी होती है, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स। उस समय हम यहां पर बी लिखेंगे मैग्नेटिक के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए ई लिखते हैं। ठीक है, तो ये विद्युतीय फ्लक्स किसके बराबर होता है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और इसके साथ हम गुणा करते हैं एरिया। ये जो गुणनफल है ये इसका एक अपना प्रभाव है, देखते हैं। ये फ्लक्स होता है। तो अब थोड़ी सी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि एक मात्रा है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये एक स्केलर राशि है। स्केलर राशि है, अदिश। ये वाला जो गुणनफल है ये वैसा ही गुणनफल है जो आप कार्य के लिए करते हैं, बल गुणित विस्थापन। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन दोनों का एक ऐसा गुणनफल जो हमें कार्य देता है, वो गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। और इस तरह से ये एक अदिश राशि हमें दो सदिश राशियों के गुणों से मिलती है। तो ये एक अदिश राशि होती है, इसे याद कर लीजिए। और ये वाला गुणनफल एक अदिश गुणनफल है। ठीक, अब ये हुआ फ्लक्स, मात्रा। अब इससे जो हमारे पास पहले विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता थी, वो तीव्रता एक सदिश राशि थी, उसके गुणा भाग करने में हमको दिक्कत होती थी। तो हमने अब एक नई राशि सोच ली और वो राशि है फ्लक्स, जो कि एक स्केलर राशि है। इसमें हमको किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम इसे योग करना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे तो हमको केवल धन और ऋण का सहारा लेना है और हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये कहां पर उपयोगी होगी? तो उत्तर है, जब भी कोई पृष्ठ एक विद्युतीय क्षेत्र में आता है, रखा जाता है, तो विद्युतीय क्षेत्र उससे ऐसे छूने लगता है, उसको छूकर पार निकल सकता है। तो जितना विद्युतीय क्षेत्र इसको छूता है, पार निकलता है, वो उसकी मात्रा उसका फ्लक्स कहलाती है। तो ये विद्युतीय फ्लक्स होता है। अब इसमें हमको देखना है कि क्या ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा से प्रभावित होता है। तो उत्तर है हाँ, होता है, बिल्कुल। यहां से इस तरह से विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं जा रही हैं और इसमें देखिए 1 2 3 4 ऐसे 100 रेखाओं ने इसको छूकर ऐसे निकल गई। तो इसे हम कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र का फ्लक्स यहां पर 100 है। अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। अगर ऐसे घुमा दिया तो यहां से आने वाली रेखा जो कि पहले इसको छू रही थी, अब बिना छुए ऐसे निकल गई। यहां से आने वाली बिना छुए ऐसे निकल गई, यहां से आने वाली बिना छुए ऐसे निकल गई। इस तरह से ये रेखाएं इसको नहीं छूती हैं। तो अब मैं कहूंगा कि बताइए इस पृष्ठ के साथ कितनी मात्रा जुड़ी? तो आप क्या उत्तर देंगे? 0। ये कोई जुड़ी ही नहीं। अब कितनी जुड़ी? 100। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करता है कि इसके साथ कितनी मात्रा जुड़ेगी। तो जब हम मात्रा की गणना करते हैं तो ये हमें प्रभावित करता है।
ठीक है, तो अब देखिए फिर से यहां से ये रेखाएं ऐसे आ रही हैं और ये 5 रेखाएं इसके साथ ऐसे जुड़ी। अब मैंने ये इसको मोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये नीचे वाली 3 जुड़ी, ऊपर वाली 2 नहीं जुड़ी, मात्रा कम हो गई, कोण बदल गया और कोण बदल दिया, पूरी की पूरी ऐसे निकल गई। तो इसके कोण पर भी निर्भर करता है। तो ये जो चीज ऐसे घुमाने से फ्लक्स की मात्रा कम हो जा रही है, ऐसे करने से फ्लक्स की मात्रा अधिक हो जा रही है, इससे हम एक सूत्र बना सकते हैं। और वो सूत्र किस तरह से बनेगा उसे देखिए। तो यहां पर एक विद्युतीय क्षेत्र है, वो विद्युतीय क्षेत्र फैला हुआ है और ये एक सम विद्युतीय क्षेत्र है जिसे कि मैं लाइन के रूप में दिखाता हूं। ये इसकी तीव्रता E है। इस E तीव्रता के क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ लाकर रखा, एक सतह लाकर रखी और वो सतह ऐसी है। ये सतह इस तरह से लाके रखी और इसका क्षेत्रफल है A, पृष्ठफल है A। अब इसके साथ E गुणित A ये हमें देता है फ्लक्स की मात्रा। ये E जितना ज्यादा उतना फ्लक्स बढ़ जाएगा, A जितना बड़ा होगा उतना फ्लक्स बढ़ जाएगा। दोनों की गणना क्या हो गई, E गुणित A, फ्लक्स बन गया। अच्छा, अब इसके बाद इस पृष्ठ को हमने यहां से मोड़ दिया और थीटा कोण बनाते हुए ये ऐसा इसको मोड़ दिया, इस तरह से ये ऐसा थीटा कोण बनाते हुए मोड़ा। अब आप देखिए यहां पर इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल भी A है। ये यहां से ऐसे आया तो इसका क्षेत्रफल भी A है। लेकिन पहले जो इसके साथ ये रेखाएं इसके साथ जुड़ रही थी, अब जो इसके साथ रेखाएं जुड़ रही हैं ये रेखाएं कम हो गई। पहले यहां से लेके यहां तक ये सब जुड़ी थी, अब सिर्फ यहां से लेके यहां तक जुड़ी हैं। कितनी रेखाएं जुड़ी हैं इसके साथ, तो इसको हमने क्या किया, यहां से ऐसे ले गए और एक लंब बनाया और रेखा गणित हमको ये सिखाती है, इसे ऐसे लीजिए और यहां से हमें ये लेना है। अब पहले ये जो इतना बड़ा A था, यहां से लेके यहां तक ये इसके साथ गुणा होता तो हमको फ्लक्स मिलता। अब इसके फ्लक्स की गणना करनी है, ये वाले फ्लक्स की गणना करनी है, तो क्या हम इस पूरे A को ले सकते हैं? उत्तर है नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो पहले इसको जोड़ रही थी, इसके साथ जुड़ी थी, अब ये स्वतंत्र हैं, इसके साथ नहीं जुड़ रही हैं। तो इसके साथ कितनी जुड़ रही हैं उसकी मात्रा। तो अब हम ये करते हैं कि ये है A, तो ये कितना है? क्यों? क्योंकि इसके साथ ये सब जुड़ती। तो इसकी गणना हम किस तरह से करते हैं, देखिए, अगर ये बिंदु है O, ये बिंदु है M और ये बिंदु है N, तो OM एरिया किसके बराबर है? तो उत्तर है OM बटे ON। ये किसके बराबर होता है? ये हमको मालूम है, दिस इज कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है, कोसाइन थीटा आधार, और ये हाइपोटेनियस कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आ गया। अच्छा, तो OM किसके बराबर हुआ? ON कॉस थीटा। और ON क्या है? यही यहां ऐसे घूमकर आया है, तो ON कौन है? पूरा एरिया, A कॉस थीटा। तो अब जब हमने E को गुणा करना है, तो E को किसके साथ गुणा करना उचित रहेगा इस केस में? पूरे A के साथ या सिर्फ इसके साथ?
हाँ, सिर्फ नीचे वाले के साथ, OM के साथ। तो यहां पर हमने एरिया कौन सा लेना है, O से लेके M तक, और O से लेके M तक कितना एरिया है, A cos थीटा। तो अब हम E के साथ किसको गुणा करेंगे, A cos थीटा। तो हमारा सूत्र ये बन गया, विद्युतीय फ्लक्स E A cos थीटा। इतना फ्लक्स होगा, जबकि थीटा क्या है, थीटा E और A के बीच बनने वाला एंगल। लेकिन आप देख रहे हैं ये E और A के बीच का कोण नहीं है। ये कैसे गड़बड़ है, E और A के बीच, ये E की दिशा है। अगर ये E की दिशा है और ये A की दिशा है, तो ये वाला कोण हुआ ना अल्फा, E और A के बीच। थीटा E और A के बीच नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं क्यों। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ता है, और पीछे जाके कक्षा 11वीं की एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो है क्षेत्रफल या एरिया एक कैसी राशि है। क्या ये एक सदिश राशि है या क्या ये एक अदिश राशि है, बताइए। आपने पढ़ा है दूरी विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर है, और दूरी अदिश राशि। अच्छा, लंबाई, रेखा की लंबाई। तो रेखा की लंबाई में अलग अलग मौके पर दिशा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसी के आधार पे हमने दूरी और विस्थापन बनाए हैं। अब जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये इसकी लंबाई है A, इसकी लंबाई है B। फिर से इसका कुछ क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल ये हमको दिख रहा है, ये इतना क्षेत्रफल है इसका। अब इसी A और B से फिर मैं एक चतुर्भुज बनाता हूं, ये है A, जितना बड़ा है उतना बड़ा ये A, और जितना बड़ा ये B है उतना बड़ा फिर से मैं एक B भी बनाता हूं, लेकिन अब वो B ऐसा रहेगा, ये रहा B। ये फिर से A और ये फिर से B। इसका क्षेत्रफल देखिए, क्या A गुणित B यहां पर A गुणित B के बराबर है? नहीं। तो A गुणित B यदि क्षेत्रफल का सूत्र होता तो ये दोनों के एक जैसे एरिया होते, लेकिन नहीं है। तो A को किस तरह से हम B से गुणा करें, तो हमने इसको बनाया हुआ है त्रिकोणमिति में कि यहां पर हम B का ये वाली ऊंचाई लेंगे, और अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा, उत्तर है ये होगा B साइन थीटा। और इस B साइन थीटा को हमने A के साथ गुणा करना है, तो हमको क्षेत्रफल एरिया A मिलता है, जो कि AB साइन थीटा होता है। ये कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब ये जो AB साइन थीटा है, ये किस प्रकार का गुणनफल है? ये A इस दिशा में है, लंबाई चौड़ाई इस दिशा में है, दोनों के बीच 90 अंश का कोण है। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों के पास अपनी अपनी दिशा है, दोनों के बीच 90 अंश का कोण है, और इन दोनों का आपस में गुणनफल हो रहा है, तो ऐसे गुणनफल को आप अदिश कहेंगे या सदिश कहेंगे। फिर से याद रखिए, कार्य की परिभाषा में आपने क्या पढ़ा, बल और उसकी दिशा में लगने वाला विस्थापन। जब एक दिशा वाली राशियों का गुणनफल होता है तो वो कौन सा गुणनफल होता है, अदिश, स्केलर। और जब टॉर्क आपने बनाया था, टॉर्क बनाते समय बल इधर और विस्थापन इधर, या बल इधर और विस्थापन इधर, 90 अंश वाली जो होती हैं वो सदिश राशियां देती हैं। टॉर्क एक सदिश राशि है और ये हमको इनके गुणनफल से मिलता है। तो इन दोनों के गुणनफल से कैसी राशि मिलेगी, 90 डिग्री वाली, करेक्ट, सदिश राशि मिलेगी। यानी ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, वेक्टर। अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया एक वेक्टर प्रोडक्ट है, और ये किन दो के गुणनफल से मिलता है, सदिश A गुणित सदिश B। सदिश A इधर, सदिश B इधर। ये A और B
इनके गुणनफल से हमको ये मिलता है और ये थीटा से प्रभावित होता है। जैसे जैसे ये थीटा जब 90 होता है तो ये सबसे अधिक होता है, क्योंकि साइन 90 सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे ये थीटा कम होते जाएगा ये वाला एरिया सिकुड़ते जाएगा, क्योंकि थीटा कम होने से साइन थीटा कम होता है, एरिया कम होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपका 5 मिनट समय लिया ये बताने के लिए कि एरिया या क्षेत्रफल कैसी राशि है, वेक्टर राशि। अगर ये वेक्टर राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा कौन सी दिशा होती है? क्या ये ए की दिशा है या बी की दिशा है या ये बीच की कोई दिशा है? तो उत्तर है ये तीनों ही नहीं है। और इसके लिए मैं आपको याद दिलाता हूं I क्रॉस J, यस, I क्रॉस J इज इक्वल टू K। इसका ये मतलब है कि एक राशि इधर है, एक राशि इधर है, अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो जो गुणनफल मिलेगा उसकी दिशा ये होगी, Z की तरफ। तो x की दिशा का वेक्टर, y की दिशा का वेक्टर, दोनों को गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल की दिशा z की दिशा में मानी जाएगी। देखिए, अगर हमारे पास ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का एरिया कहाँ है? तो उत्तर है कि ये रहा इसका लंबाई इस दिशा में, चौड़ाई इस दिशा में, लंबाई इस दिशा में, चौड़ाई इस दिशा में, दोनों का गुणन किया और ये वेक्टर गुणनफल है, तो इसके वेक्टर गुणनफल की दिशा, ये दिशा इसकी, ये वाली। देखिए, ये लंबाई के साथ 90 डिग्री, चौड़ाई के साथ भी 90 डिग्री। अगर ये x है, ये y है, तो ये z है। इस तरह से ये एरिया वेक्टर की दिशा होती है। तो एरिया वेक्टर की दिशा ये क्या है? ये उसका तल है, ये पृष्ठ का तल है और ये पृष्ठ के एरिया की दिशा है। ये थोड़ा सा शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन आगे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब हम गणित के ऑपरेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो एरिया का जब हम सदिश गुणनफल करते हैं तो एरिया की दिशा हमेशा ये मानी जाती है। कौन सी दिशा? जो उसका तल होता है, तल के समकोण बनाते हुए तल के लंबवत जो दिशा होती है वो एरिया की दिशा होती है। ये आगे से हमेशा याद रखिए। जैसे हमारे हाथ में छाता है, छाता किसको कहते हैं? छाता वो जो आपने देखा हाथ में लेते हैं और काले रंग का कपड़ा है, वो कपड़ा ही हमारा छाता है। लेकिन जब मैं आपसे ये कहता हूं कि इधर से धूप आ रही है, छाता इधर कर दो, तो आप क्या करते हैं? आपके हाथ में छाते का हैंडल है, उस हैंडल को आप ऐसे कर देते हैं इधर, ये छाता ऐसा आ गया, इधर से धूप आनी बंद हो गई। अब इधर से बरसात हो रही है, मैंने कहा छाता इधर करना, तो आप इसको, कपड़े को कुछ नहीं करते, इस हैंडल को पकड़ते हो, ऐसा कर देते और आप बोलते हो छाता तो मैंने इधर कर दिया। देखिए, इसकी छाते की दिशा को कौन नियंत्रित कर रहा है? हैंडल। और ये हैंडल खुद कैसा है? छाते की सतह के साथ लंबवत। तो ये होता है गुणनफल का दिशा, ये गुणनफल की एरिया का ये वेक्टर, ये एरिया की दिशा बताता है, एरिया वेक्टर की दिशा। जिधर आपको एरिया करना है, ऊपर एरिया करना है, तो इसको हम ऊपर कर देते, इधर एरिया करना ऐसा कर देते, इधर ऐसा कर देते। तो ये एक उदाहरण हमें बताता है कि एरिया वेक्टर किस तरह से काम करता है, हैंडल जैसे काम करता है। ओके, तो अब यहां पर आइए, अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? तो उत्तर है कि इसका एरिया वेक्टर ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है। अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? तो उत्तर है ये इसका एरिया वेक्टर है, ये जो कि इसके साथ लंबवत है, ये एरिया वेक्टर है। अब देखिए, ये ई की दिशा है और ये वाली दिशा को मैं लिखता हूं एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिर्फ दिशा बताता है, तो ये यूनिट एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, जो एरिया के तल के लंब स्वरूप ऐसा रहेगा। अब ई और ए के बीच गणना करिए। इसको मैंने इधर थीटा घुमाया था,
जब ये यहां पर था तो एरिया वेक्टर इसका यहां था। अब मैंने इसको ऐसे थीटा घुमा दिया तो एरिया वेक्टर भी घूम के नीचे चला गया। कितना नीचे चला गया? थीटा। अब बताइए ई और ए के बीच कितना कोण है? थीटा। तो जब हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो एरिया वेक्टर भी कितना घूमता है? थीटा कोण से घूमा। और थीटा वास्तव में कौन सी दो राशियों के बीच का कोण है? ई और एरिया वेक्टर ए। एरिया वेक्टर आप इसको नहीं बोलेंगे, ये एरिया वेक्टर नहीं है, ये एरिया का तल है। तल और वेक्टर इन दोनों में अंतर बना कर रखिए। ये तल है, वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। दिशा, इस तल की ये दिशा मानी जाती है। छाते वाला उदाहरण याद रखिए, इस तल की ये दिशा मानी जाएगी। तो अगर ये तल है तो ये दिशा है, ये तल है तो ये दिशा है, ये एरिया वेक्टर की दिशा है, ये ई की दिशा है, तो दोनों के बीच का कोण थीटा यहां पर। तो ये दोनों के बीच का कोण हुआ। और अब आप देखिए, ये थीटा अगर है, ये थीटा है, तो हमारा ये सूत्र बना इसी थीटा से, इसी थीटा से ही तो ये सूत्र बना। इसलिए फाई ई ए कॉस थीटा होता है, जहां थीटा थीटा ई तथा कौन सा ई? वेक्टर तथा एरिया वेक्टर के बीच कोण है। ई वेक्टर और एरिया वेक्टर। इसलिए अब से हम इसको किस तरह से लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। तो ये हमारा मूल सूत्र बना फ्लक्स का। ये इसे याद रखिए। अगर इसकी यूनिट बोलनी हो तो ये क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, और ये क्या है? मीटर वर्ग। न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। ये थोड़ा सा बहुत बड़ी राशि है, लेकिन हमको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो हम नहीं लिखते। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लक्स इसके साथ रिलेटेड है। और अगर ये दोनों का आपस में ऐसा संबंध है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ई स्वयं किसके बराबर होगा? फ्लक्स प्रति यूनिट एरिया। फ्लक्स प्रति इकाई एरिया, उसको क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों चीजों को हमने आपस में जोड़ लिया तो तीव्रता गुणित क्षेत्रफल, ये हमें फ्लक्स देता है। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है पहले हम चर्चा कर चुके हैं। विद्युतीय क्षेत्र किसी पृष्ठ के साथ जुड़ता है, उसकी जो मात्रा रहती है कि कितना विद्युत क्षेत्र जुड़ा है, उसको हम विद्युतीय क्षेत्र का फ्लक्स कहेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब यहां पर एक खास चीज हम देख रहे हैं कि हमने जो क्षेत्र लिया है वो क्षेत्र प्लेन है, उसका कुछ क्षेत्रफल नापा जा सकने वाला क्षेत्रफल है, और ये थीटा कोण बनाते हुए या 90 कोण बनाते हुए ये उसके साथ ऐसे छूता है यहां पर। अब इसके दो स्पेशल केसेस देखिए। दो स्पेशल केसेस कौन से? पहला स्पेशल केस ये है, हाँ मैं थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। ये यहां से फ्लक्स आ रहा है, ये ऐसे, ये विद्युतीय फ्लक्स है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं इस तीव्रता को प्रदर्शित करते हुए ऐसे आती, इसके साथ टच हो रही हैं। बताइए आप थीटा का मान कितना लेंगे? सोचिए, ये इसका पृष्ठ है और ये इसके पृष्ठ पर लंब स्वरूप, तो ये कौन है? तो उत्तर है ये एरिया वेक्टर की दिशा है। ये दोनों कौन हैं? ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है। दोनों के बीच कितना कोण है? करेक्ट, कितना? 0 दिख रहा है ऐसे। तो जब भी विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे इस तल के लंब स्वरूप आकर मिलती हैं तो एरिया वेक्टर के साथ कितना कोण बनाती हैं? 0।
दोनों के साथ कंफ्यूज मत होइए कि मैं लंब स्वरूप भी बोल रहा हूं, शून्य भी बोल रहा हूं। लंब स्वरूप किसके परिप्रेक्ष्य में है? तल के परिप्रेक्ष्य में लंब स्वरूप। शून्य किसके परिप्रेक्ष्य में है? शून्य किसके संदर्भ में है? एरिया वेक्टर। तो जो विद्युतीय क्षेत्र तल के लंब स्वरूप होता है वो एरिया वेक्टर के साथ में शून्य कोण बनाता है। तो जब हम गणना करेंगे तो गणना में हमें ये 90 डिग्री लेना है या शून्य लेना है? तो उत्तर है गणना में एरिया वेक्टर है, एरिया, इसलिए हमें शून्य लेना है। फिर से अब मैं आपसे पूछता हूं, थीटा का मान बताइए। शून्य। थीटा का मान कितना रखा जाएगा? शून्य। और देखिए अगर हम इसका मान शून्य रखते हैं तो कॉस शून्य कितना होता है? एक यानी अधिकतम मान। उस समय फाई कितना हो जाएगा? ई गुणित ए। अब अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, इस तरह से, ये एरिया वेक्टर ऐसा आ गया। अब ये देखिए रेखाएं आई, ये रेखाएं ऐसी चली गई, नीचे वाली रेखाएं ऐसी चली गई, इसके साथ कोई रेखा नहीं छुई, तो फ्लक्स कितना है? शून्य। क्या हमारी गणना भी शून्य होगी? हाँ बिल्कुल होगी। देखिए ये विद्युतीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ये इसका एरिया वेक्टर है। कितना कोण बना? 90। अगर ये कोण 90 है तो यहां 90 का मान रख दीजिए। कॉस 90 कितना होता है? शून्य। तो फ्लक्स क्या हो गया? शून्य। बिल्कुल ठीक। और शून्य ही है क्योंकि ये ऊपर से चला जा रहा है, ये नीचे से चला जा रहा है, कोई इसको छूता नहीं है, शून्य है। इसलिए ये सूत्र हमें बिल्कुल ठीक गणना देता है, ई ए कॉस थीटा। आपको आदत डालनी है कि जब विद्युतीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो थीटा का मान आपको 90 लेना है, और जब ऐसे जा रहा है तो थीटा का मान शून्य लेना है। थीटा के लिए हमेशा कल्पना करिए कि इसका एरिया वेक्टर किधर है, और इस एरिया वेक्टर के साथ ही इसको मानिए। अब मुझे बताइए कि ये ऐसा है छत और यहां से ये ऐसे जा रहा है, तो विद्युतीय क्षेत्र की गणना हमने की, थीटा का मान कितना लेंगे? ये ऐसा है इसके ऊपर, और यहां से विद्युतीय क्षेत्र जाता है, तो थीटा कितना लिया जाएगा? करेक्ट, 90। ठीक, ये कोण के बारे में आपने पढ़ा। अब अगली चीज हम लेते हैं। अभी तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल हम ले रहे हैं, ये जो पृष्ठ ले रहे हैं, ये प्लेन है। दूसरा, इसका ए और बी निर्धारित है। हमारे पास विद्युतीय क्षेत्र में ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको रखें, ये यहां अलग है, ये क्षेत्र अलग है और ऐसे बना हुआ है, इस तरह का क्षेत्र लिया। ये हमने ऐसा टेढ़ा लिया, ये हमने ऐसा लिया और इसको रख दिया। विद्युतीय क्षेत्र ऐसा जा रहा है, तो यहां पर कोण अलग बनता है, यहां अलग बनता है, यहां अलग बनता है, यहां अलग बनता है। ऐसे में हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए सूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए किस प्रकार से होगा। वक्र क्षेत्र के लिए फ्लक्स की गणना। ये हमारे पास एक क्षेत्र है, मान लीजिए इस तरह से, और जो विद्युतीय क्षेत्र है वो विद्युतीय क्षेत्र भी सम क्षेत्र नहीं है। वो क्षेत्र इस तरह का है, यहां पर ऐसा, यहां पर ऐसा, यहां पर ऐसा, ये विद्युतीय क्षेत्र ई, और ये सरफेस एरिया है जिसको हम लिखेंगे एस। अब इस पर हम विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं कि अगर ये ई तीव्रता के क्षेत्र में इस सरफेस एस को हमने रखा है तो इसके साथ जुड़ने वाले फ्लक्स की गणना करिए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जब हम ई ए कॉस थीटा निकालने जाते हैं तो जगह जगह पर थीटा की वैल्यू अलग मिलती है। यहां पर देखिए
ये सरफेस है, इस सरफेस पर लंब स्वरूप बनाते हुए मैंने ये वेक्टर बनाया, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर के लिए मैं शब्द प्रयोग करूंगा, चिन्ह प्रयोग करूंगा, छोटा सा एरिया वेक्टर, एरिया सरफेस एरिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, छोटे से एरिया की दिशा, ये यूनिट वेक्टर ds। ये क्या दिखाता है? छोटे से एरिया की दिशा। तो यहां पर ये मैंने छोटा सा एरिया लिया, इतना सा बस, जहां पर ये इससे टच हो रहा है, तो ये वाला वेक्टर मुझे क्या दिखाता है? ds। भले यूनिट वेक्टर लगाऊं या वेक्टर का निशान लगाऊं, ये एरिया वेक्टर की दिशा हो गई। और ये दिशा किसकी है? E की। ये इनके बीच में कोई थीटा है, जो भी होगा, θ1 θ2 कुछ। तो इस थोड़े से जगह में, इतनी थोड़ी सी सरफेस में कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है यहां पर छोटा सा फ्लक्स d फाई किसके बराबर लिया जाएगा? E गुणित ds। उसको मैं E ds cos थीटा भी लिख सकता हूं, और अगर मैं वेक्टर के रूप में लिखूंगा तो इसे E डॉट ds इस रूप में लिख दूंगा। ये दोनों एक ही है, ये परिमाण है, ये उसका वेक्टर रूप है, ये d फाई। इसी तरह से यहां पर फिर से मैंने d फाई की गणना की। क्यों गणना की? क्योंकि यहां पर मैं ये देखता हूं कि ये थीटा का मान बदल गया, यहां से ये लंबाई दूर है तो E का मान भी बदल गया, यहाँ का E बदल गया, यहाँ का थीटा बदल गया, इसलिए यहाँ का ds दूसरा बन गया। ये इस जगह का ds है। इसी तरह का यहाँ पर भी हमने देखा कि ये ऐसा बनता है, तो ये थीटा का मान अलग, E का मान अलग, इस तरह से E भी अलग अलग होते जा रहा है, थीटा भी अलग अलग होते जा रहा है, और हर जगह फाई हमें अलग अलग मिलता है। तो इस पूरी सतह के साथ टोटल फ्लक्स की गणना कैसे होगी? तो टोटल फ्लक्स के लिए हमने इसको बड़े छोटे छोटे एरिया में बांट दिया। हर एरिया कितना है? छोटा सा एरिया ds। इस ds के लिए इतना फ्लक्स, इस ds के लिए इतना फ्लक्स, इस ds के लिए इतना फ्लक्स, और सब ds के लिए कितना फ्लक्स? सबका जोड़। तो सबको मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ने को, ऐसे जोड़ने को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेट करना। इस सब को हमने जोड़ दिया यानी इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट के लिए मुझे सबको प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, उसका एक ही साइन है, इंटीग्रेशन। किसको जोड़ दिया? ये सबको। इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट E डॉट ds। अब सभी तरह के फाई को जोड़ा तो मुझे क्या मिल गया? कुल फ्लक्स फाई। और इसका सूत्र क्या मिला? इंटीग्रल E ds। ये सूत्र किसके लिए है? ये सूत्र प्रत्येक अवस्था के लिए है। ये प्लेन नहीं होगा तब भी ये होगा, प्लेन होगा तब भी ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये EDS इज इक्वल टू फाई, ये हमारा सूत्र बना, जो कि हम हर तरह की सतह के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन करना है, जितनी सतह के लिए फ्लक्स हमको पता लगाना है, वो यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं सिर्फ यहां तक बताओ, तो यहां से लेके यहां तक कर लेंगे इंटीग्रेशन। उसके लिए हम यहां पर चाहें तो S लिख सकते हैं। जितनी सरफेस के लिए, जितनी सतह के लिए हमको फ्लक्स की गणना की आवश्यकता है, वो यहां लिखा जाएगा। ये हो गया फ्लक्स का हमारा सूत्र, और ये फ्लक्स का सूत्र हर सतह पर लागू होगा। और ये कैलकुलस का बना हुआ सूत्र है, वो सिंपल सूत्र था, साधारण था। अच्छा, इस प्रकार से इस सूत्र को आप याद रखेंगे। ये किसी भी सतह के लिए, भले वक्र क्षेत्रफल हो या प्लेन हो, ये हर क्षेत्र के लिए काम करेगा। प्रत्येक पृष्ठ के लिए
ये सूत्र बन गया। तो इस तरह से हमने विद्युतीय क्षेत्र के फ्लक्स के लिए ये एक सूत्र बनाया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम गणना करेंगे, एक सूत्र बनाएंगे विद्युतीय क्षेत्र के फ्लक्स की, और वो एक ऐसी सतह के लिए बनाएंगे जिसे हम बंद सतह या क्लोज्ड सरफेस कहेंगे। ठीक है, तो ये बंद सतह कैसी होती है? तो उत्तर है, बंद सतह एक वो सतह होती है जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे हमारा एक डब्बा, एक टीना का डब्बा लीजिए और ढक्कन लगा दीजिए, अब उसके अंदर कोई चीज है, बाहर नहीं आ सकती। उसकी जितनी सतह हैं उस सब को मिलाकर हम क्या करेंगे कि ये एक बंद सतह का उदाहरण है। फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल की सतह सब तरफ से बंद है, कहीं से भी पंक्चर नहीं किया हमने, कहीं खिड़की नहीं दी, तो वो सतह क्या कहलाएगी? एक बंद सतह। अब हम गणना करेंगे कि एक बंद सतह के साथ, एक बंद सतह को अगर हम एक विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके साथ कितना फ्लक्स जुड़ जाएगा, उसके साथ जुड़े हुए फ्लक्स के गणना हमने करनी है। एक स्थान पर यह विद्युतीय क्षेत्र है और यहां पर हमने एक बंद सतह को रखा। बंद सतह का निर्माण बहुत सारी सतह को मिलाकर होता है। एक बड़ी सिंपल साधारण बंद सतह हम लेते हैं, डब्बा, जिसको घन कहेंगे। घन का आकार, जिसके कितने पृष्ठ होते हैं? हाँ, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, कितने पृष्ठ हुए? 6। पृष्ठों के नाम भी होते हैं। इसका नाम है एक्स जेड, पीछे वाला भी एक्स जेड, ये वाला कौन सा है भैया? जेड एक्स जेड, तो ये है जेड वाई, वाई जेड, इसका नाम वाई जेड, इसका नाम एक्स जेड, इसका नाम एक्स वाई, ये एक्स वाई है, ये एक्स जेड है, ये वाई जेड है, और इसी का दूसरा 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 6 पृष्ठ होते हैं। ओके, और ये पूरे डब्बे को हम क्या कहेंगे? एक बंद सतह। इस बंद सतह के साथ, इस बंद सतह को हमने एक विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया, तो इसके साथ कितना फ्लक्स जुड़ जाएगा उसकी हम गणना करना चाहते हैं। तो यहां पर ये हमने इसे रखा, ये आप भी बना लीजिए। ये एक बंद सतह हमने रखी। अब सबसे पहला सिद्धांत, एक बंद सतह में एक से अधिक सतह हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। एक बंद सतह में कुल फ्लक्स की गणना इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक सतह के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स लेना है, फिर से प्रत्येक सतह के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स लेंगे और इन सभी फ्लक्स का आपस में योग कर देंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा? कुल फ्लक्स। अब दो चीजें हमको इसमें और समझ में आनी चाहिए। वो ये है कि इसमें जब हम गणना करने जाएंगे तो एरिया वेक्टर कहां पर लेंगे? फिर से हमको 6 के 6 सतह के फ्लक्स की गणना करनी है और सभी सतह के फ्लक्स को आपस में योग कर देना है, हमको कुल फ्लक्स मिल जाएगा। ये हमारा तरीका है। शुरू करते हैं। तो जब हम पहले एक सतह पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें उसके एरिया वेक्टर का निर्धारण करना है ताकि हम थीटा निकाल सके। ई तो हमको दिख रहा है, ई की दिशा हमें दिखाई दे रही है, ये ई की दिशा है। ओके, और हमको पता है हर सतह के लिए हमको E गुणित A करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उसके लिए हमको एरिया वेक्टर चाहिए। तो जब हम एरिया वेक्टर बनाने जाते हैं तो देखिए, ये ऊपर की सतह से, मान लीजिए ऊपर की सतह को लेते हैं, ये ऊपर की सतह है। अगर ये ऊपर की सतह है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? हाँ, आप मुझे बता रहे हैं एरिया वेक्टर इधर होगा, मैं बोलता हूं एरिया वेक्टर इधर होगा। ये भी तो लंब स्वरूप है। तो क्या मुझे एरिया वेक्टर नीचे लेना है या क्या मुझे एरिया वेक्टर ऊपर लेना है? किधर लेना चाहिए बताइए? यस, कंफ्यूज हो गए हम लोग कि किधर लेना चाहिए। तो हम सब ने मिलकर एक नियम बनाया। गणित के नियम भी हमें यही बताता है कि ऐसे में फ्लक्स वाली गणनाओं में एरिया वेक्टर बंद सरफेस में, बंद सतह में हमेशा बाहर की ओर लिया जाएगा। कहां लिया जाएगा? बाहर की ओर। तो अगर ये नियम हम लगाते हैं तो यहां पर एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। हम कहां मानेंगे? बाहर की ओर। ये एरिया वेक्टर लिया जाएगा। एरिया वेक्टर या डीएस वेक्टर जिसे कहते हैं, दोनों एक ही मतलब है, दोनों मैंने अलग अलग जगह उपयोग किए हैं। ओके, तो ये बताइए इसका एरिया वेक्टर, अब आप समझ गए बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इसका एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर सामने की तरफ। सामने की तरफ के लिए मैं लिखूंगा इसका एरिया वेक्टर सामने की तरफ ऐसे, और इसका पीछे वाले का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, वो ऐसे जाएगा पीछे की तरफ, और ये वाला सामने दिखेगा तो ये सामने ऐसे आएगा। इस तरह से एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर रहेंगे। तो इसे हम लिख भी लेते हैं, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर रहेंगे। ये कहां पर लगाना है? बंद सतह के केस में ही ये चीज होगी, हर जगह पर नहीं होगी। बंद सतह की प्रत्येक सतह पर एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर रहेंगे, इस तरह से। अब यहां पर ये ई की दिशा है, ये वाले एक एरिया की दिशा है। तो जब हम इस एरिया के लिए फ्लक्स की गणना करेंगे तो थीटा कितना लेंगे? उत्तर है ई इस तरफ है और एरिया इधर है। तो इसके लिए एरिया वेक्टर के साथ थीटा बनाया है कितना? 180 डिग्री। ये यहां आ जाइए। इस सतह के लिए, ये वाली जो सतह आपको दिख रही है, ये इस सतह के लिए ये ई की दिशा है, ये ए की दिशा है। तो यहां कोण कितना लेना है? तो इसका उत्तर है, यहां हम कोण लेंगे 0, थीटा का मान 0। यहां पर ये ई की दिशा है, ये ए की दिशा है, थीटा का मान 90। यहां पर 90, यहां पर 90, और यहां पर भी, इस तरफ भी 90। देख लीजिए, फिर से इसे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां से विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय रेखाएं ऐसे आ रही। यहां पर एरिया वेक्टर किधर है? उत्तर है बाहर की तरफ है, ये एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, और विद्युतीय बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, कोण 180 डिग्री। यहां पर ये एरिया वेक्टर है, विद्युतीय रेखाएं ऐसे जा रही हैं, दोनों के बीच का कोण 0। यहां पर एरिया वेक्टर इधर है, ये विद्युतीय रेखाएं, इसके साथ कितना होगा? 90। ऊपर वाले के साथ 90, पीछे वाले के साथ 90, नीचे वाले के साथ ये 90, चारों के साथ 90। और जब हम फ्लक्स की गणना करेंगे, फ्लक्स की गणना करेंगे तो उसमें cos 90 कितना होता है? 0। तो फ्लक्स कितना इसके साथ जुड़ा? 0। तो जब इधर से ऐसे फ्लक्स आएगा तो इसके साथ कितना फ्लक्स? 0 0 0 0।
और बिल्कुल ठीक है, देखिए ये ऐसा आया और ऐसा चला गया, इसको तो टच नहीं किया, जुड़ा नहीं इसके साथ भी नहीं जुड़ा, इधर वाला इधर से गया, इधर वाला इधर से गया, लेकिन ये सतह सामने पड़ती है, ये इधर से जब ऐसे आएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, बिल्कुल, तो इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ भी जुड़ेगा, ये दोनों के साथ जुड़ेगा, बाकी सब के साथ गणना शून्य हो जाएगी। अब एक और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, cos 180 एक जगह आया और यहां पर cos 0 आया, दोनों में अंतर होता है। cos 0 एक होता है धन और cos 180 ये होता है ऋण 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां जब हम फ्लक्स गिनेंगे तो ये फ्लक्स कितना आ जाएगा, E गुणित A गुणित धन 1। यहां पर कितनी गणना होगी, E गुणित A गुणित ऋण 1, ऋण 1। तो यहां फ्लक्स कितना हुआ, ऋण EA, यहां फ्लक्स कितना हुआ, धन EA, ऊपर फ्लक्स कितना हुआ, शून्य, cos 90 शून्य होता है, नीचे शून्य, सामने शून्य, इधर शून्य। कुल फ्लक्स कितना हुआ, कुल फ्लक्स फाई, ये होगा सतह नंबर 1 के साथ, सतह नंबर 2 के साथ, सतह नंबर 3 के साथ और ऐसा करते करते सतह नंबर 6 के साथ। सब के फ्लक्स को हमने आपस में जोड़ना है तो कुल फ्लक्स हमें मिलेगा। ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। मैंने जो अभी आपको उदाहरण दिया, इस केस में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि ये शून्य हो गया। कैसे शून्य हो गया, देखिए ये है ऋण EA, ये है धन EA, दोनों का योग कितना हो गया, शून्य, इसका शून्य, इसका शून्य, नीचे वाले का शून्य, पीछे वाले का शून्य। तो यहां पर हमने अगर इसको phi 1 माना, इसको phi 2 माना, तो ये कितना हुआ, ऋण EA धन EA, शून्य 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 शून्य, कुल कितना हुआ, शून्य हो गया। लेकिन हमेशा शून्य आए जरूरी नहीं है, इस पर्टिकुलर केस में, इस उदाहरण में ये शून्य हो गया। लेकिन मैं आपको परिणाम निकालने को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको तरीका समझने को बोल रहा हूं। तरीका समझिए कि हमको 6 के 6 तलों के फ्लक्स को आपस में जोड़ देना है। अब यहां पर ये शून्य हुआ है। एक और मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं जिसमें ये शून्य नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये एक घन है और इसके अंदर आवेश रखा हुआ है। उस आवेश से विद्युतीय क्षेत्र की लाइनें निकल रही हैं, विद्युतीय क्षेत्र बन रहा है। तो इस तरफ ऐसे आवेश है, ये क्षेत्र की रेखाएं, इस तरफ ऐसे रेखाएं हैं। अब यहां पर हमको मालूम है एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर, यहां पर एरिया वेक्टर इधर बाहर होगा, यहां एरिया वेक्टर इधर बाहर होगा, यहां एरिया वेक्टर इधर बाहर होगा। इस आवेश से इधर लाइनें निकलती हैं, इस आवेश से इधर निकलती हैं। ऊपर की तरफ ये लाइनें ऐसे जाती हैं, नीचे की तरफ ये लाइनें ऐसे जाती हैं। अब यहां पर थीटा का मान कितना हुआ, यस दिख रहा है, ये एरिया वेक्टर, ये E, थीटा का मान कितना हुआ, शून्य। तो cos थीटा कितना हुआ, 1। तो E गुणित A गुणित cos थीटा, उसका मान कितना हुआ, E गुणित A। यहां पर देखिए थीटा शून्य है, तो E गुणित A गुणित cos शून्य 1, ये भी कितना हो गया, EA। यहां पर भी थीटा शून्य है, तो फाई कितना हुआ, E गुणित A गुणित cos शून्य, cos शून्य 1 होता है, तो EA, यहां पर भी EA। इस तरह से सभी तरफ EA हो गया, तो यहां कुल मान कितना हो जाएगा,
E। देखिए शून्य नहीं हुआ, जादू समझ में नहीं आया। देखिए ये क्या हुआ, यहां पे हमने ना आवेश को अंदर रखा है। तो जब आवेश किसी सतह के, बंद सतह के अंदर होता है तो इधर वाले इस तरफ हैं और इधर वाला E इस तरफ है। यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा था, इधर वाला E बाहर की तरफ है लेकिन इधर वाला E अंदर की तरफ है। ये बाहर और ये अंदर, तो एक E धनात्मक फ्लक्स बनाता है और ये वाला E ऋणात्मक फ्लक्स बनाता है। तो जो सदिश राशियां होती हैं, फ्लक्स, कार्य, इस तरह की राशियां, इनमें चिन्ह होता है धन या ऋण, भले दिशा नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहां पर ये EA धनात्मक है, यहां पर EA ऋणात्मक है, यहां पर EA शून्य है। तो फ्लक्स धन, ऋण अथवा शून्य हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। जब आवेश अंदर होता है तो ये फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक। अगर ये धनात्मक आवेश है तो, अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो ये सब E की दिशा उल्टी हो जाएगी और ये ऋण 6E हो जाएगा। चूंकि ये धनात्मक है, ये E सब बाहर की तरफ जा रहे हैं, एरिया वेक्टर भी बाहर है, इसलिए फ्लक्स भी धनात्मक। ये ऋणात्मक होता तो फ्लक्स भी ऋणात्मक, क्योंकि E उल्टा हो जाता। इस प्रकार से ये निर्भर करता है कि इसके अंदर अगर आवेश है तो इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स कुछ ना कुछ परिमाण रखता है। अगर इसके अंदर आवेश नहीं है तो इसके साथ जुड़े हुए फ्लक्स का मान कितना, उत्तर है 0। अब इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। बंद सतह के अंदर आवेश नहीं होने से उससे जुड़ा फ्लक्स शून्य हो जाएगा। आवेश होने से अंदर आवेश होने से, धन आवेश होने से फ्लक्स धनात्मक तथा ऋण आवेश होने से ऋणात्मक होगा। ये तो इस तरह से हम फ्लक्स की गणना किया करेंगे। अब इस फ्लक्स के बारे में ये हमने बहुत ही प्रिलिमिनरी, प्राथमिक पढ़ा कि फ्लक्स हमने क्या चीज बनाई। फ्लक्स के लिए क्या चीज आवश्यक है, आप देख रहे हैं, एरिया होना आवश्यक है, पृष्ठ होना आवश्यक है। तो फ्लक्स किसी बिंदु का नहीं होता है, फ्लक्स हमेशा एक पृष्ठ के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे पानी चाहिए, मेरे पास पानी है, आप बोलेंगे कितना, तो मुझे कंटेनर चाहिए, मैं बोलूंगा एक ग्लास, या मैं एक बाल्टी भर के लाऊंगा, बाल्टी, एक बाल्टी पानी है, एक ड्रम लेके आया, एक ड्रम पानी है, लेकिन मेरे पास एक कंटेनर, एक डब्बा चाहिए, तभी तो मैं बताऊंगा पानी की मात्रा। अदरवाइज आप बोलेंगे यहां पर आपके पास कितना पानी है, कोई पानी नहीं है भैया, क्यों, मेरे पास डब्बा नहीं है। इसी तरह से यदि आपसे बोला जाए विद्युतीय क्षेत्र में यहां पर कितना फ्लक्स है, कैसा फ्लक्स, फ्लक्स के लिए हमको क्या चाहिए, पृष्ठ, पहले पृष्ठ तो दीजिए।
पृष्ठ को बताइए कितना बड़ा पृष्ठ है, ए का मान बताइए, ई का मान बताइए, दोनों के बीच का कोण बताइए, तो इसके साथ कितना ई जुड़ा है गणना कर देंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए फ्लक्स हमेशा एक एरिया का होता है। वो एरिया, वो पृष्ठ अकेला भी हो सकता है, 2 पृष्ठ भी हो सकते हैं, 4 पृष्ठ भी हो सकते हैं, एक वक्र पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे फुटबॉल को हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इसी प्रकार से एक बंद पृष्ठ का या बंद सतह का हम प्रयोग करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे। ये क्या चीज होती है, एक ऐसी सतह जिसके चारों तरफ निकलने की कोई जगह नहीं रहे, कहीं से भी शुरू करें वापस घूम के हम वहां आ सके सतह से होते हुए, ऐसी सतह बंद सतह कहलाती है। यहां पर विद्युती में हमको इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर इसके अंदर आवेश है तो हमने देखा फ्लक्स की गणना होती है, और अगर अंदर आवेश नहीं है तो फ्लक्स शून्य होता है, हमेशा शून्य होगा। अब अगर अंदर आवेश है तो कितना फ्लक्स होगा, ये एक स्टेप और आगे कि कितना आवेश होगा, और इसकी गणना के लिए गॉस ने कुछ नियम बनाए थे, और ये जो गॉस का नियम है उससे हमने बनाया। गॉस का नियम हमको ये बताता है कि किसी बंद सतह के अंदर यदि आवेश रख दिया जाए तो उससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होता है, और उसके आधार पर हमने बहुत सी गणनाएं की, और गॉस ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, स्थिर विद्युत के क्षेत्र में, और हम उनके बहुत आभारी हैं। बहुत सी गणनाएं करके उन्होंने हमारे बहुत से कंसेप्ट क्लियर किए, साफ किए, बहुत से सिद्धांत हमें समझाए, और हमारे लिए विद्युत को समझना बहुत आसान हो गया। तो अगली चीज अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम कैसा होता है, लेकिन हमें फ्लक्स की गणना करनी आनी चाहिए। यदि हमें कोई प्रश्न मिलते हैं जिसमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E दी गई है, जिसमें क्षेत्रफल A दिया गया है, उनके बीच का कोण दिया गया है, तो हमें फ्लक्स निकालना आना चाहिए। निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक गुणनफल है। यदि एक से ज्यादा सतह हैं तो हर सतह का अलग अलग निकालेंगे और निकालकर उसका योग कर देंगे। योग करने से फिर से हमें पूरा फ्लक्स मिल जाएगा, और यही चीज आगे जाके हम पढ़ेंगे। अलग अलग तरह की सतह को, बंद सतह को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, जैसे फुटबॉल को रखेंगे, एक बेलन को रखेंगे, एक घन को रखेंगे, इस तरह से अलग अलग सतह को रखेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।